हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और फ्रेंड्स, बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करिए क्योंकि ज़्यादा टाइम आप लोगों के पास नहीं है। और अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी लास्ट में। फिर पता चला कुछ छूट जाएगा, कभी कुछ छूट जाएगा। इसलिए अच्छी तरीके से तैयारी करिए और जो भी मैं पढ़ा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा रही हूँ। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो निश्चित सफलता आप लोगों को जरूर मिलेगी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले बस रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। और चलिए अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। पॉलिटिकल साइंस में सुकरात और प्लेटो, ये टॉपिक लिया है मैंने। सुकरात की चिंतन प्रणाली और सुकरात की जो है बारे में हम पढ़ेंगे, और प्लेटो की न्याय व्यवस्था, ये सब हम आज इसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। प्राचीन यूनानी दार्शनिक सुकरात 469 से 399 ईस्वी पूर्व, ठीक है, का नाम प्लेटो के गुरु और मार्गदर्शक के रूप में विख्यात है, क्योंकि जो सुकरात थे वो प्लेटो के गुरु थे। ठीक है। सुकरात को अपने नगर राज्य एथेंस, कौन सा राज्य था? एथेंस, नगर राज्य एथेंस में सत्ता विरोधी विचारों के लिए मृत्यु दंड दिया गया था। सुकरात को सत्ता के विरोध में, जो वहां पे सत्ता विरोधी उसमें इसको मृत्यु दंड दिया गया। जिसने युवा प्लेटो, प्लेटो उस समय युवा था, और इस 427 से 347 ईस्वी पूर्व की बात है, के मन पर गहरा प्रभाव डाला। उसके मन पर, क्योंकि वह उसका गुरु था और उसे शिक्षा प्राप्त कर रहा था, और उसके मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उसको बहुत दुख पहुंचा इस चीज का, क्योंकि सुकरात को जहर का प्याला दिया गया था और वह जहर पीने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। तो जब उसे मृत्यु दंड दिया गया, उसको जहर का प्याला दिया गया और उसने जहर पिया, तो इस बात का जो है प्लेटो के मन पर बहुत गहरा जो है असर पड़ा। प्लेटो ने संवाद शैली में जो कृतियां लिखी उसमें सुकरात को, ठीक है, सुकरात को मुख्य वक्ता के रूप में प्रस्तुत किया। तो जो उसने अपनी कृतियां लिखी, जो उसने रचनाएं लिखी, जो अपने लेख लिखे, उसने उसका इतना प्रभाव पड़ा था कि उसने सुकरात के बारे में बहुत चर्चा की। सुकरात के जीवन से जो कुछ उसने सीखा वो अपनी कृतियों में उसने उल्लेखित किया। जो चर्चा आरंभ करता है और बहुत पहले प्रश्न पूछता है, ठीक है, क्योंकि उसके दिल पर बहुत गहरा आघात पहुंचा था, तो वह बहुत पहले प्रश्न पूछता है और सारी चर्चा का निष्कर्ष निकालता है। जो भी चर्चा करता है क्या करता है, उसका निष्कर्ष जरूर निकालता है। जो भी विषय, जिस विषय पे चर्चा करता है तो उसका निष्कर्ष निकालता है। प्लेटो ने अपने विचारों को भी सुकरात के मुंह से कहलाया है। जो प्लेटो के अपने विचार थे, खुद के विचार थे, जो उसकी संकल्पना खुद की थी, उसने क्या किया है, उस विचार को भी वो सुकरात के मुंह से कहलाया है। कि मतलब उसने जो चीजें लिखा है वो सुकरात से ही संबंधित करके लिखा है, जिससे ये हुआ कि उसके विचार भी सुकरात के मुंह से कहलाए, ये कहा गया है। और उसे उसने क्या किया है, अमर बना दिया है सुकरात को, क्योंकि सुकरात ने कोई कृति नहीं लिखी है, कोई रचना नहीं लिखी है। प्लेटो ने ही जो अपनी कृतियां रचनाएं लिखी उसमें सुकरात को उसने महत्वपूर्ण और अमर बना दिया। स्वयं सुकरात ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा है। देखिए, सुकरात ने क्या है, कोई ग्रंथ नहीं लिखा। उसके विचार, जो उसके सुकरात जो सोचता था या जो कहता था, उसके विचार क्या है, उसके विचार उसमें दिखाई देते हैं प्लेटो के ग्रंथ में। जेन फोने तथा प्लेटो के आरंभिक संवादों के माध्यम से प्राप्त होते हैं। ठीक है, इनके जेन फोने और प्लेटो के जो आरंभिक शुरुआत के संवाद है, आपसी संवाद के माध्यम से ये सब चीजें प्राप्त होती हैं। जेनेफोन ने उसे एक परंपरागत विचारक के रूप में प्रस्तुत किया है। जेनफोन जो है, इन्होंने क्या किया है कि एक परंपरागत विचारक के रूप में उसको प्रस्तुत किया है। प्लेटो ने उसे बौद्धिक जगत के रूप में चित्रित किया है। उन्होंने किया है एक परंपरागत विचारक के रूप में प्रस्तुत किया है जेन फोने ने, और इन्होंने क्या किया, बौद्धिक जगत में, ठीक है, चुनौती के रूप में सुकरात को चित्रित किया है। तो ये दोनों लोगों में अंतर है। मुख्यतः प्लेटो के चित्रण को ही सुकरात के विचारों का प्रमाणिक प्रतिनिधि माना जाता है। तर्क विद्या का सिद्धांत, ठीक है, सुकरात का विश्वास था कि प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए केवल वस्तुओं का निरीक्षण ही पर्याप्त नहीं है। यानी प्रकृति का हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो सिर्फ जो वस्तुएं हैं उनका ही हमें निरीक्षण नहीं करना है। ज्ञान प्राप्ति क्या है, एक मानसिक क्रिया है। जो हम सोचते हैं उससे भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जो हम नई चीजें सोचते हैं, जो संकल्पना करते हैं, उसका समाधान ढूंढते हैं, वो भी एक ज्ञान प्राप्ति प्राप्ति का माध्यम है।
तो क्या है ज्ञान प्राप्ति? एक मानसिक क्रिया है। सत्य को पाने का सही तरीका वाद विवाद। सत्य को पाने का तरीका क्या माना है कि वाद विवाद, आपसी वाद विवाद है, ठीक है, एक दूसरे से बात करना, वार्तालाप करना, प्राकल्पना, जो कल्पना करता है, या तर्क विद्या का है, ठीक है। तर्क का आरंभ किसी से किया जाता है, ठीक है, फिर उस पर प्रश्न उठाए जाते हैं और किसी व्यापक प्राकल्पना की दृष्टि से उसकी जांच की जाती है, ठीक है। तर्क का प्रारंभ किसी हाइपोथेसिस से किया, मतलब हाइपोथेसिस जो है से किया जाता है, फिर उस पर प्रश्न उठाए जाते हैं और किसी व्यापक प्राकल्पना की दृष्टि से उसकी क्या की जाती है? उसकी जांच की जाती है, यानी बड़े पैमाने पर उसकी कल्पना की जाती है, फिर उसकी जांच की जाती है। कोई प्राकल्पना सही है या नहीं, यह निर्णय इस प्रश्न के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए कि उसे स्वीकार कर लेने के क्या परिणाम होंगे, ठीक है। क्या परिणाम होंगे, ये क्या है, परिणाम होंगे। इस तरह सुकरात ने वैज्ञानिक सिद्धांत के निर्माण के कुछ नियम स्थापित किए हैं। किसी प्राकल्पना के सैद्धांतिक परिणामों को निरीक्षित तथ्य के आधार पर सत्यापित करने की समस्या उसने नहीं उठाई। इस दिशा में आगे बढ़ने का श्रेय क्या है? प्लेटो और अरस्तु को जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, प्रयोजन मूलक व्याख्या। सुकरात की दूसरी विशेषता प्रयोजन मूलक व्याख्या है। उसने यह तर्क दिया कि मनुष्य की गतिविधियां केवल भौतिक कारणों से नियमित नहीं होती, बल्कि वे किसी लक्ष्य, उद्देश्य, ध्येय या साध्य से प्रेरित होती हैं। तो सुकरात की क्या है दूसरी प्रयोजन मूलक व्याख्या, क्या की है उसने? उसने कहा है कि मनुष्य की जो गतिविधियां हैं केवल भौतिक कारणों से ही नहीं होती हैं, नियमित होती हैं, बल्कि वे किसी लक्ष्य या उद्देश्य या ध्येय या साध्य, यानी कुछ उसके उद्देश्य होने चाहिए, लक्ष्य होने चाहिए और वो ध्येय होने चाहिए और साध्य से प्रेरित होती हैं, ठीक है। यदि हम किसी लक्ष्य को रखते हैं, उद्देश्य को रखते हैं, तो हम उसे पाने के लिए क्या करते हैं? हम उसके लिए प्रयास करते हैं, तो उसके लिए प्रेरित होती हैं। उदाहरण के लिए जब सुकरात को मृत्यु दंड दिया गया तब वह अपने प्राण बचाने के लिए भाग सकता था, यानी जब सुकरात को मृत्युदंड दिया गया तो वह भाग भी सकता था, परंतु उसने वहीं रहकर दंड भोगना उचित समझा। इस कार्रवाई की व्याख्या उसके ध्येय के संदर्भ में भी की जा सकती है कि यह वह सिद्ध करना चाहता था कि कानून का पालन क्या है, करना अनिवार्य है और नागरिक का कर्तव्य माना उसने। वह भाग सकता था, लेकिन उसने क्या किया कि कानून की पालन करना उसने नागरिक का कर्तव्य माना है, इसलिए वह वहां से भागा नहीं तो अपनी जान बचाकर वह भाग सकता था सुकरात। आकृति सिद्धांत, ठीक है, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। सत्य ज्ञान की उपयुक्त पद्धति के लिए सुकरात ज्यामिति, ठीक है, जियोमेट्री से बहुत प्रभावित था। ज्यामिति से बहुत प्रभावित था, यानी जियोमेट्री। ज्यामिति में आकृतियों की सहायता से क्या किया जाता है? नियमों का पता लगाया जाता है, परंतु शुद्ध आकृति कभी नहीं खींची जा सकती। नियमों का पता लगाते हैं आकृतियों के माध्यम से, लेकिन शुद्ध जो है आकृति नहीं खींची जा सकती, यानी आड़ी टेढ़ी मेढ़ी जो है इस तरीके से खींची जाती है। उदाहरण के लिए त्रिभुज बनाते समय हम जो रेखाएं खींचते हैं उसमें कुछ न कुछ मोटाई चौड़ाई या जरूर आ जाती है, यानी हम जो त्रिभुज बनाते हैं तो हम जो रेखाएं खींचते हैं तो उसमें मोटाई या चौड़ाई जरूर आ जाती है, जबकि शुद्ध त्रिभुज में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे त्रिभुज की आकृति अपूर्ण होते हुए भी एक पूर्ण वस्तु का क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। त्रिभुज जब हम बनाते हैं तो तीन तरीके से हम लाइन खींचते हैं, तो वह एक अपूर्ण होती है एक तरीके से, लेकिन वो क्या करती है? त्रिभुज एक पूर्ण वस्तु का प्रतिनिधित्व कराती है, यह एक त्रिभुज है। जैसे ही हमारा नगर राज्य पोलिस अपूर्ण होते हुए पूर्ण राज्य परफेक्ट स्टेट की प्रकृति को समझने में सहायता देता है। अतः विज्ञान के अंतर्गत हम जिन वस्तुओं की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वे आकृतियां मात्र होती हैं, ठीक है। वो क्या होती हैं? आकृतियां मात्र होती हैं। ज्ञानेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां हमारी क्या है? आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, ये हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं। इनके अनुभव से, यानी सेक्स एक्सप्रेशंस जो होते हैं हमारे होते हैं, हमें इन आकृतियों का विकृत प्रतिबिंब भी प्राप्त होता है, ठीक है। सुकरात को विश्वास था कि तर्क विद्या और प्रयोजनवादी पद्धति से इस विकृत प्रतिबिंब के पीछे छिपे हुए सत्य का पता लगा सकते हैं। तो सुकरात को ऐसा विश्वास था कि प्रयोजन के द्वारा इस तर्क विद्या पद्धति से जो विकृत
विकृत होती हैं। ठीक है, उस प्रतिबिंब को, उस छाया चित्र को हम उसके छिपे हुए क्या है, उसके पीछे जो सत्य छिपा हुआ है उसका हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, अभी इसका थोड़ा सा हम निष्कर्ष देखेंगे, क्या निष्कर्ष इससे निकला। सुकरात ने अपने चिंतन ज्ञान में नॉलेज को जो है यानी ज्ञान को प्रमुखता दी। उसने यहां तक माना है कि सत्य, गुड, गॉड, गुड और असत, इविल, क्रमशः ज्ञान और अज्ञान, ठीक है, के समवर्ती हैं। ठीक है, इसमें यह मान्यता निहित है कि मनुष्य स्वभाव से सत्य का अन्वेषण करते हैं और इसका ज्ञान प्राप्त होने पर उसे अपनाने से नहीं चूकते। सत्य का ज्ञान प्राप्त होने पर, यानी सत्य का मतलब सत्य, सत्य का ज्ञान प्राप्त होने पर कोई असत्य का मार्ग नहीं अपना सकता। जब हमें सत्य का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, सुकरात का मानना था कि अगर हमें सत्य का ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो हम असत्य के मार्ग पर नहीं चलेंगे और हम असत्य का मार्ग नहीं अपनाएंगे, उसका यह मानना था। ठीक है, तो उसका कहना था कि सत्य का ज्ञान प्राप्त होने पर मनुष्य जो है असत्य के मार्ग पर नहीं चल सकता, अतः सत्य का ज्ञान जरूरी है। ठीक है, तो उसने अपने चिंतन में ये चीजें, इन बातों को प्रमुखता दी है। उसने यह कहा है, अतः उत्तम या आदर्श राज्य के लिए, तो क्या कहता है सुकरात, कहता है कि उत्तम या आदर्श राज्य की स्थापना के लिए हमें क्या करना चाहिए, सत्ता का सूत्र ज्ञानवान मनुष्य हो, यानी जो मनुष्य सत्ता संभाल रहा है, जो हेड है, उसको क्या करना है, वो ज्ञानवान होना चाहिए, अर्थात दार्शनिकों के हाथों में सत्ता को सौंप देना है। उसका मानना था कि दार्शनिक सबसे ज्यादा समझदार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, वो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, दार्शनिकों हाथों में सत्ता को सौंप देना चाहिए। परंतु ज्ञान की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ और कठिन है, क्योंकि वो कहता है कि ज्ञान की प्राप्ति जो है वो दुर्लभ है और कठिन है, इतनी आसानी से लोगों को ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। सुकरात ने अपने ज्ञान पर कभी गर्व नहीं किया। एक बार डेल्फी के मंदिर से आकाशवाणी हुई, कोई मंदिर था वहां पे डेल्फी नाम का, जहां से आकाशवाणी हुई कि सुकरात तुम यूनान के सबसे ज्ञानवान मनुष्य हो। इस पर सुकरात ने सिर झुकाकर कहा, इसका कारण यह है कि समस्त यूनानियों में मैं अकेला यह जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, यानी उसको अपने ज्ञान पर बिल्कुल भी जो है घमंड नहीं था। उस सब लोग जानते थे कि वह बहुत ज्ञानवान है और उसको बहुत ज्ञान है, लेकिन उसने कहा कि इसका मतलब है कि अगर सब लोग मुझे ज्ञानवानी समझते हैं तो इसका मतलब है कि मैं जो है कुछ नहीं जानता हूं, मैं अकेला या सिर्फ जानता हूं। ठीक है, तो उसने कभी अपने ज्ञान पर घमंड नहीं किया। ठीक है, सामान्य परिचय। अब हम चलते हैं सुकरात के बारे में हमने थोड़ा पढ़ लिया, अब हम चलेंगे प्लेटो पर। ठीक है, प्लेटो के बारे में, प्लेटो का सामान्य परिचय, इंट्रोडक्शन टू प्लेटो। ठीक है, प्लेटो 427 से 347 ईस्वी पूर्व, या इसे अफलातून, अफलातून भी इसको कहा जाता है, प्राचीन यूनान का अत्यंत प्रतिभाशाली दार्शनिक था। पश्चिमी परंपरा में उसे सबसे पहला व्यवस्थित राजनीति सिद्धांतकार माना जाता है, यानी सबसे पहला किसे माना जाता है सिद्धांतकार राजनीति से, प्लेटो को, क्योंकि सुकरात था लेकिन सुकरात ने कभी कुछ लिखा नहीं, तो इसलिए प्लेटो ने सबसे पहले अपने लिखे थे ग्रंथ, तो इसलिए प्लेटो को अधिक जो है महत्व दिया। लेकिन प्लेटो क्या था, प्लेटो सुकरात का शिष्य था, इसलिए प्लेटो अपने गुरु का हमेशा सम्मान किया और उसने उनकी बातों को, कही हुई बातों को अपने द्वारा लिखा और कहा। ठीक है, उसने राजनीति की ऐसी समस्याओं पर विचार किया जो आज के युग में भी महत्वपूर्ण है। तो प्लेटो उस समय की बात है, आप सोचिए कि 427 से 347 ईस्वी पूर्व की बात है, यानी जो है जब ईस्वी सन की शुरुआत भी नहीं हुई थी, उससे 300-400 साल पहले की बात है। तो आप ये सोचिए कि उस समय की बात है और उस समय इसने जो बातें कही वो आज भी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। उसने इनका ऐसा विश्लेषण प्रस्तुत किया जो आज भी चर्चा परिचर्चा का क्या है, विषय जो है बना हुआ है और वाद विवाद का विषय है। कि आज अभी हम प्लेटो के बारे में पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, सुकरात के बारे में पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसका आज भी बहुत महत्व है। आज भी शिक्षा में इसका महत्व बना हुआ है, समाज में इसका महत्व बना हुआ है। ठीक है, ये चीज है और सम्मत युग युगांतर तक बना हुआ और आगे भी बना रहेगा।
प्लेटो का जन्म एथेंस के एक कुलीन परिवार में हुआ था, अतः राजनीतिक महत्वाकांक्षा उसे उत्तराधिकार में मिली थी। यानी प्लेटो का जो जन्म हुआ था कुलीन यानी अमीर परिवार में हुआ था, और राजनीतिक जो है महत्वाकांक्षा जो है उसे उत्तराधिकार में यानी अपने परिवार में मिली थी। मूलतः उसका नाम क्या था? एरिस्टोक्लीज था। उसका नाम वैसे प्लेटो न होके शुरुआत में एरिस्टोक्लीज था। और ये भी ध्यान रखें क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछ लेता है, मान लीजिए पूछ लिया कि प्लेटो का पुराना नाम क्या था, और इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसे ध्यान रखें। वह एक सुंदर और हुष्ट-पुष्ट युवक के रूप में बड़ा हुआ, और उसके चौड़ों कंधों को देखकर ही उसे क्या किया? अफलातून, ये भी पूछा जाता है कि प्लेटो किसको अफलातून कहा जाता है, किस दार्शनिक को, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसमें अफलातून उसे कहा जाता है, प्लेटो को। उसने 2 बार खेलों में इनाम भी जीते थे। एक वीर सैनिक के रूप में ख्याति अर्जित की, और सैनिक भी रहा वो, ख्याति भी उसमें भी उसने प्रसिद्धि अर्जित की। इतना सब होते हुए भी सुकरात की अद्भुत तर्क विद्या ने उसके मन को आकर्षित किया। इतना सब होने के बावजूद भी जो है प्लेटो ने सुकरात के जो है उसके मन को क्या किया? तर्क विद्या जो सुकरात थी उसने बहुत आकर्षित किया, और एक कुशल दार्शनिक प्लेटो को बना दिया सुकरात की तर्क विद्या ने। 399 ईस्वी पूर्व में जब सुकरात को प्राण दंड दिया गया, तब तक वह सुकरात की छत्र छाया में रहने, जब तक प्राण दंड दिया गया था सुकरात को, तब तक प्लेटो उसके ही पास रहा और उसके साथ रहा, उसकी छत्र छाया में रहा। सुकरात की मृत्यु के बाद उसने कई वर्ष तक यूनान, मिस्र और इटली की यात्रा करके वहां की शासन प्रणालियों का अध्ययन किया। जब सुकरात की मृत्यु हो गई, सुकरात को प्राण दंड दिया गया, उसके बाद वह वहां से निकल गया और उसने क्या किया? यूनान, मिस्र, इटली आदि की यात्रा की, और वहां की शासन जो प्रणाली थी उसके बारे में उसने गहन अध्ययन किया, विचार किया, और वह फारस भी गया। कुछ विद्वानों के अनुसार वह भारत भी आया। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं, तो इस पॉइंट पे ध्यान दें कि वह भारत भी आया, जहां उसने क्या किया? वेदांत वेदांत की शिक्षा ली, वेदों की शिक्षा ली। यह केवल सहयोग की बात नहीं हो सकती कि न्याय के संबंध में प्लेटो के विचार धर्म के संबंध में प्राचीन भारतीय चिंतन से बहुत मिलजुल थे। यह इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि जो प्लेटो ने धर्म न्याय के संबंध में जो प्लेटो के विचार है वो धर्म के संबंध में प्राचीन भारतीय जो हमारा भारतीय चिंतन था उससे बहुत क्या है? मिलते जुलते हैं। ठीक है। किस तरह प्लेटो भी हमेशा आदर्श राज्य की तलाश में रहता था, तो प्लेटो भी आदर्श राज्य की तलाश में रहता था कि एक आदर्श राज्य की स्थापना होनी चाहिए। यथार्थ राज्य के स्वरूप और उसके भिन्न भिन्न रूपों में उसे इतनी दिलचस्पी नहीं है जितनी आदर्श राज्य के निर्माण में है। यही कारण है कि प्लेटो को पाश्चात्य जगत का क्या कहा जाता है? प्रथम स्वप्नदर्शी, ठीक है, यूटोपियन कहा जाता है। पाश्चात्य जगत का प्रथम स्वप्नदर्शी कहा जाता है। ठीक है। अपनी विदेश यात्राओं से लौटकर प्लेटो ने दर्शन शास्त्र के विस्तृत अध्ययन और निरूपण के उद्देश्य से अपनी प्रसिद्ध अकादमी स्थापित की। प्लेटो जब विदेश यात्राओं से इधर उधर से घूम के आया, जो है वहां की शासन प्रणालियां देखी, और उस सब के बारे में उसने क्या किया? गहन अध्ययन किया। उसके बाद उसने एक अकादमी की स्थापना की जिसने प्राचीन यूनान को अनेक विधिवेत्ता और राज मर्मज्ञ प्रदान किए। प्लेटो का विख्यात शिष्य अरस्तु, सुकरात का शिष्य प्लेटो था, और प्लेटो का जो विख्यात था शिष्य कौन था? अरस्तु था। 384-322 ईस्वी पूर्व इसी अकादमी की देन था। तो इसी अकादमी में पढ़ने आया था जो है अरस्तु, जो प्लेटो का शिष्य था। प्लेटो ने अपने न्याय के सिद्धांत को साकार रूप देने के लिए आदर्श राज्य की संकल्पना प्रस्तुत की। इसका विवरण उसके प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक, प्लेटो का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? रिपब्लिक। ठीक है, ध्यान दें, यानी उसमें राज्य व्यवस्था के बारे में लिखा गया है। तो रिपब्लिक के अंतर्गत किया गया है। इसमें उसने यह विश्वास व्यक्त किया कि समाज का उद्धार तभी हो सकता है जब शासन की बागडोर क्या होनी चाहिए? दार्शनिकों के हाथों में दे दी जाए। यानी जो दार्शनिक हैं, जिन्हें ज्ञान प्राप्त है, जो सत्य के मार्ग पर चल सकते हैं, उनको ही शासन की बागडोर उनके हाथों में देनी चाहिए। यानी दार्शनिकों के हाथों में शासन की बागडोर दे दी जानी चाहिए, जिससे कि आदर्श राज्य की स्थापना हो सके। शासक स्वयं दर्शन शास्त्र की शिक्षा प्राप्त कर के दार्शनिक बन जाए, और जो शासक हैं उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए जो है आदर्श राज्य बनाने के लिए। ठीक है, उसका कहना था प्लेटो का। उसने अपनी प्रवृत्ति यानी बाद की जो कृतियां थी उसकी
उसमें स्टेट्समैन, इसका मतलब हिंदी में राजमर्मज्ञ है, और लॉज यानी विधि व्यवस्था के बारे में है इसमें प्रस्तुत की, जिनमें एक एक कृतियां उसकी जरूर ध्यान रखें, जैसे रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लॉज। ठीक है, तीनों कृतियों का जो है जरूर ध्यान रखें, जिनमें आदर्श को यथार्थ के साथ जोड़ने का प्रयत्न किया गया है। यहाँ उसने मनुष्य के वास्तविक स्वभाव और उसकी कमजोरियों को स्वीकार करते हुए यह मत व्यक्त किया कि यथार्थ के धरातल पर ऐसे आदर्श राज्य को साकार करना संभव नहीं है। यहाँ क्या किया उसने, आदर्श को यथार्थ से जोड़ने, जो आदर्श एक, क्योंकि आदर्श राज्य की हम कल्पना तो बहुत अच्छी अच्छी कर सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए, जैसे हमारे देश में ही चल रहा है तो हम बहुत अच्छी तरीके से कल्पना चले, इस समय बीमारियां चल रही हैं, हम कल्पना कर लें कि बिल्कुल बीमारियां ठीक हो जाएं और कुछ किसी को ना हो। इस समय बहुत मतलब दुखदाई पीड़ादायक स्थिति है कि टीवी खोल लीजिए समाचार देखने के लिए तो देखने की इच्छा नहीं होती है और बहुत तकलीफ पहुंचती है। तो मान लीजिए हम कल्पना कर लें कि ये सब कुछ समाप्त हो जाए, सारे दुख समाप्त, बहुत अच्छा हो जाए, सब कुछ यहाँ हॉस्पिटल हो जाए, ये सब चीजें हो जाए, लेकिन हमारे सिर्फ कल्पना करने से मात्र से तो नहीं होगा। कल्पना तो हम कर रहे हैं, लेकिन अभी यथार्थ में क्या चल रहा है वो देखिए। तो उसने क्या किया कि आदर्श को यथार्थ के साथ जोड़ने का प्रयत्न किया गया है इन सब कृतियों में, उसने जो की बात की। ठीक है, यहाँ उसने मनुष्य के वास्तविक स्वभाव और उसकी कमजोरियों को स्वीकार करते हुए मत व्यक्त किया कि यथार्थ के धरातल पर ऐसे आदर्श राज्य को साकार करना संभव नहीं है। पहले तो उसे लगा शुरुआत में कि आदर्श राज्य की जो है कल्पना किया, आदर्श राज्य होना चाहिए, दार्शनिकों के हाथ में सौंप दी जानी चाहिए, लेकिन जब उसने बहुत सारी चीजें देखी, अव्यवस्थाएं देखी बहुत सारी, तो उसने यह महसूस किया कि यथार्थ में यानी वास्तविक रूप में, ठीक है, आदर्श राज्य को साकार करना संभव नहीं है जिस पर दार्शनिकों का शासन स्थापित हो जाए। ठीक है, तो उसका कहना था कि यथार्थ में ऐसा करना संभव नहीं है जिसमें कि आदर्श जो है आदर्श इनकी शासन व्यवस्था स्थापित हो। संक्षेप में आदर्श राज्य जो है, आदर्श राज्य के अंतर्गत ज्ञान का वर्चस्व स्थापित करने की जो भूमिका दार्शनिक शासकों को सौंपी गई थी, आदर्शवत राज्य के अंतर्गत वो भूमिका कानूनों को निभानी थी। ठीक है, जो दार्शनिकों को यानी सौंपी गई जो भूमिका कहा गया कि दार्शनिक वो क्या था, वो जो कानून होना चाहिए उसको ये सब भूमिका निभानी चाहिए, ये कहना था उसका। आगे चलते हैं। सुकरात का प्रभाव, सुकरात का उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो प्लेटो अपने युवावस्था के आरंभिक दिनों में ही सुकरात 469 से संपर्क में आया था और उसके चिंतन में सुकरात की तर्क विद्या, ये मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया, गहरी छाप देखने को मिलती है। और उसने रिपब्लिक राज व्यवस्था जो कि संवाद शैली में की है, ठीक है, यानी संवाद शैली में लिखा है। और इन संवादों का प्रमुख पात्र कौन है, सुकरात है, ये ध्यान रखें। ठीक है, जो उसने रिपब्लिक ग्रंथ लिखा है और बहुत माना जाना ग्रंथ, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, छोटा एग्जाम हो तो भी, किसी भी तरीके के एग्जाम हो तो प्लेटो रिपब्लिक के बारे में पूछा जाता है। तरह तरह के प्रश्न उठाता है, अपने शिष्यों को उन पर भिन्न भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का अवसर देता है। तो सुकरात के बारे में उसने क्या किया, सुकरात प्रमुख जो पात्र है वो सुकरात है, और उसने अपने, तो उसमें क्या क्या है, तरह तरह के प्रश्न उठाता है और अपने शिष्यों को क्या करता है, अपने अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए उनको अवसर देता है कि जो है इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा, और सब अपने अपने दृष्टिकोण, उस पे दृष्टिकोण से अपने अपने विवेक से उसके जो है प्रस्तुत करने का अवसर उनको देता है, क्योंकि सबकी सोच अलग होती है। अंत में सब दृष्टिकोणों का खंडन करता है और अपना समाधान प्रस्तुत करता है। अंत में क्या करता है, सब लोग जब दृष्टिकोण से अपने अपने उत्तर देते हैं तो क्या करता है, अंत में सबके दृष्टिकोण का खंडन कर देता है और अपना समाधान प्रस्तुत करता है लास्ट में। अपने ग्रंथ रिपब्लिक में उसने अविश्वास व्यक्त किया कि समाज का उद्धार तभी हो सकता है जब शासन की बागडोर दार्शनिकों के हाथों में दे दी जाए। यानी उसमें कहा उसने कि समाज का जो है उद्धार तभी हो पाएगा जब दार्शनिकों के हाथों में शासन व्यवस्था दे दी जाए। दर्शन शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करके या तो खुद जो है शासक दार्शनिक बन जाए, ये सब उसके प्रभाव पड़ा। जब रात को विष का प्याला दिया गया था, जब सुकरात को जो है विष का प्याला दिया गया था, इस घटना क्या किया था, उसके मन पर गहरा असर डाला और यह घटना उसके जीवन का एक निर्णायक मोड़ सिद्ध हुई, क्योंकि वह उसके साथ रहा था जब उसको सुकरात को शिष्य था वो, और सुकरात को जब जहर का प्याला दिया गया तो इस घटना ने क्या किया, उसके दिल को झकझोर कर रख दिया और उसके मन पर बहुत गहरा असर डाला। और वह क्या हुआ, उसके जिंदगी का मोड़ वहीं से जो है अलग हो गया और उसने
निर्णायक यह सिद्ध हुई, क्योंकि उसके बाद फिर उसका इधर उधर वो घूमने लगा, फिर उसने गहन अध्ययन किया सब चीजों पे। प्लेटो ने अपने गुरु के प्रति श्रद्धांजलि इन शब्दों में व्यक्त की है: मैं ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हूँ। मैं यूनानी के रूप में पैदा हुआ, बर्बर के रूप में नहीं। वो कहता है कि मैं यूनानी के रूप में पैदा हुआ हूँ, बर्बर के रूप में नहीं। मैं स्वतंत्र रूप में पैदा हुआ, दास के रूप में नहीं। मैं पुरुष के रूप में पैदा हुआ, स्त्री के रूप में नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं सुकरात के युग में पैदा हुआ है, क्योंकि स्त्री के प्रति थोड़ा सा प्लेटो का माना जाता है कि विचार अच्छा नहीं था। तो वह अपने आप को कहता है कि मैं पुरुष के रूप में पैदा हुआ, स्त्री को हीन समझता था। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं सुकरात के युग, और सबसे बड़ी बात क्या है कि वह सुकरात के युग में पैदा हुआ। ठीक है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत। न्याय के मूल तत्व प्लेटो की अमरकृति रिपब्लिक। राज व्यवस्था का वैकल्पिक शीर्षक न्याय मीमांसा है। यानी क्या है इसका? न्याय मीमांसा। प्लेटो ने न्याय की समस्या का इतना विस्तृत विवेचन दिया है कि प्रस्तुत कृति में ज्ञान की अनेक शाखाओं का समावेश हो गया है। बिल ड्यूरेंट जो है द स्टोरी ऑफ फिलासफी, इनकी बुक है द स्टोरी ऑफ फिलासफी, यानी दर्शन की कहानी। 1954 के अनुसार रिपब्लिक राज व्यवस्था अपने आप में ये अपना विचार व्यक्त करते हैं उसके बारे में, रिपब्लिक के बारे में। पूर्ण प्रबंध है जिसे प्लेटो ने एक ग्रंथ का रूप दे दिया है। प्लेटो का ध्येय मुख्य आदर्श राज्य की संकल्पना प्रस्तुत करना है। ठीक है। परंतु इसके लिए राज्य के स्वरूप को समझना जरूरी है, जो कि राजनीति शास्त्र का विषय है। आदर्श राज्य वह होगा जो न्याय पर आधारित होगा। उसका मानना है कि आदर्श राज्य जो होगा वो क्या होना चाहिए? न्याय पर आधारित होना चाहिए। और आदर्श राज्य वह होगा जो सिर्फ न्याय पर आधारित हो, सबको न्याय मिले। फ्रांसीसी दार्शनिक रूसो है, जहाँ जहाँ क्रूसो पूरा नाम है इनका, 1772 से 78 ईस्वी रिपब्लिक राज व्यवस्था को शिक्षा शास्त्र का क्या माना है? सर्वोत्तम ग्रंथ माना है। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण विषय दर्शन शास्त्र है। इनका कहना है कि रूसो का कि रिपब्लिक राज में शिक्षा का सर्वोत्तम ग्रंथ माना है। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या माना है? दर्शन शास्त्र माना है। अर्नेस्ट बार्कर 1874 1960 के अनुसार रिपब्लिक राज व्यवस्था मानव जीवन के संपूर्ण दर्शन के विवेचन का क्या है? प्रयास है। प्लेटो जितना आदर्शवादी है, अरस्तु उतना यथार्थवादी है। प्लेटो और इसमें क्या अंतर है कि प्लेटो तो आदर्श की कल्पना करता है, और अरस्तु क्या है? वह यथार्थवादी है, वह यथार्थ की कल्पना करता है या यथार्थ के बारे में सोचता है जो वास्तविक है। अरस्तु ने प्लेटो पर यह आरोप लगाया, उसका शिष्य था लेकिन उसने उस पर यह आरोप लगाया कि उसने मानव प्रकृति की स्वाभाविक कमजोरियों की ओर ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि इंसान के अंदर बहुत सारी कमजोरियां हैं। तो उसने क्या कहा अरस्तु ने? उसने कहा कि प्लेटो ने आदर्श राज की संकल्पना प्रस्तुत की, लेकिन उसने कमियों की ओर जो है ध्यान नहीं दिया है। और आदर्श राज्य के नाम पर उसने केवल कल्पना लोक की, यानी सिर्फ कल्पना लोक की रचना की है। यदि मनुष्य सचमुच इतना उदात्त होता, यानी इतना ही समझदार होता और इतना उदार होता, तो प्लेटो मानकर चलता है कि सामाजिक संगठन में वह बुराइयां न होती जिन्हें दूर करने के लिए आदर्श राज्य का निर्माण करना चाहता है। ठीक है, जिसे मतलब प्लेटो मान के चलता है कि मनुष्य बहुत उदार है और जो है आदर्श राज्य की कल्पना करता है, वो मानकर चलता है। लेकिन अरस्तु क्या कहता है? यदि ऐसा होता तो सामाजिक संगठन में बुराइयां ही नहीं थी जिन्हें दूर करने के लिए आदर्श राज्य का निर्माण वह करना चाहता है। ठीक है, ये थे अरस्तु के विचार। जीएस सेबाइन ने कहा, लिखा है अपनी कृति हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीति सिद्धांत का इतिहास। 1937 के अंतर्गत प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना हक दिलाना ही न्याय है। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को अपना अपना हक, यानी उनको अपना अधिकार दिलाना ही न्याय है। अगर प्रत्येक व्यक्ति को उसका अधिकार मिले तो आप समझ सकते हैं, तो उसका वही सबसे मतलब सच्चे रूप में न्याय वही है कि उसको अपने अधिकार मिलने चाहिए। ठीक है। प्लेटो का साम्यवाद आधुनिक साम्यवाद की सारी शर्तें पूरी नहीं करता है। तो इनका मानना है कि जो प्लेटो का साम्यवाद है वो आधुनिक साम्यवाद की शर्तें पूरी नहीं करता है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने ये लिया था प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में तुलनात्मक अध्ययन के बारे में। तो ये आप थोड़ा सा इसे जरूर देख लें। विवेच्य के विषय हैं प्लेटो का साम्यवाद, आधुनिक साम्यवाद। ठीक है, मैंने थोड़ा इंग्लिश में भी ले लिया है क्योंकि कुछ बच्चों को हिंदी में थोड़ा कम समझ में आना, तो इंग्लिश में आ जाएगा समझ में। ठीक है। प्रयोग क्षेत्र, केवल संरक्षक वर्ग, संपूर्ण समाज। ठीक है, ये है साम्यवाद की प्रकृति।
संपत्ति और स्त्रियों की साझेदारी, संपत्ति का सामान्य स्वामित्व, और इसके लक्ष्य लक्ष्य न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति। लक्ष्य क्या होना चाहिए? न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति, अधिकतम आवश्यकताओं की। और दार्शनिक आधार यानी नैतिक मूल्यों की प्रधानता, इसमें क्या है? भौतिक संतुष्टि की प्रधानता और सत्ता का उपयुक्त पात्र, इसमें दार्शनिक वर्ग, और इसमें सर्वहारा वर्ग। ठीक है, ये जो है इसके हिसाब से प्लेटो का जो साम्यवाद है और जो विवेच का ये विषय है, और क्या है? ये आधुनिक साम्यवाद, यानी आधुनिक समाज में ऐसा होता है। और प्लेटो का ये साम्यवाद है जो इसने कहा है, और प्रयोग प्रयोग का क्षेत्र है ये सब जो है प्रयोग के क्षेत्र है। ठीक है, तो आप इसे थोड़ा सा इसे समझ लीजिए अच्छी तरीके से कि इसमें क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, और आप पूरी जरूर देखेंगे वीडियो। तो चलिए फ्रेंड, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।